जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। और जो उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास है उसके अंतर्गत हमने कुमाऊं कमिश्नरी को कंप्लीट कर लिया है और वहां से आगे हमको अब देखना है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं कि इससे पहले हमने देखा था, जैसे ही हमारा उत्तराखंड का भू-भाग है, ये है, उत्तराखंड का एक भू-भाग है, ठीक है? और इस भू-भाग में मैंने कहा था कि उस टाइम यहाँ पे 2 राजनीतिक शक्तियाँ यहाँ पे क्या करती, शासन कर दी। यहाँ पे चल रहा है तुम्हारे पास टिहरी रियासत चल रहा है, टिहरी रियासत चल रहा है और बाकी क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1815 को जब यहाँ पे आंग्ल ब्रिटिश मतलब कि आंग्ल गोरखा युद्ध होता है 1815 को, फिर उसके बाद 1816 में संगोली की संधि, 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि होती है और 1815 में टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह और कुमाऊं कमिश्नरों के बीच क्या होती है, एक यहाँ पे संधि होती है जिसमें कि अलकनंदा नदी को सीमा मानते हुए यहाँ पे सीमा खींची जाती है, जिसके कि पश्चिम में तुम्हारे पास टिहरी रियासत और पूर्व में तुम्हारे पास कौन सा है, कमिश्नरी। जितना भी तुम्हारे पास बचा क्षेत्र है उस समय क्या कहते हैं, कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने कहा था कि जो हमारा पौड़ी पूरा का पौड़ी पौड़ी हो गया, चमोली हो गया, वो भी तुम्हारे पास टिहरी रियासत से जो तुम्हारे पास गढ़वाल क्षेत्र था उससे छीन करके कहाँ दिया गया, ब्रिटिश को दिया गया। और मैंने कहा था कि इस कमिश्नरी क्षेत्र को आपने यहाँ देखा था कि एक नाम सुना होगा आपने, नॉन रेगुलेटिंग एरिया। क्या सुना? नॉन रेगुलेटिंग एरिया, जिसे हम गैर विनियामक क्षेत्र भी कहते हैं। वो हमने पिछली कक्षा में पूरा देख लिया है। इसका मतलब ये होता है कि इस मतलब कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो शासन प्रशासन का काम करेगा वो किसी एक ऐसे प्रशासक अधिकारी को दिया जाता है जो कि सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे नियुक्त होता है। इसका मतलब ये है कि जो जैसे आप यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत का गवर्नर देखते हैं या भारत का गवर्नर जनरल देखते हैं या वायसराय देते हैं, तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है वहाँ पे उनके द्वारा पारित कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पे एक प्रशासक यहाँ पे नियुक्त होता है जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा नियम भी वही बनाएगा। नियम कानून जो भी जुडिशरी पावर है वो पूरी की पूरी तुम्हारे पास यहाँ पे गवर्नर को दी जाती है और कमिश्नर को उस समय क्या कहते हैं, यहाँ पे कमिश्नर कहते हैं। और कुमाऊं मैंने कहा था कि यहाँ पे जितने भी कमिश्नर होते हमने उनको ई गार्नर से लेकर लास्ट तक जो तुम्हारे पास यहाँ पे एक्टन थे और लास्ट में पीएल मेहता थे वहां तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारा कमिश्नरी पद पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और वहां से आगे देखना है कि अब आज का टॉपिक हमारे पास है उत्तराखंड में राजनीतिक जन जागृति। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि 20वीं सदी में किसमें हम धीरे धीरे 20वीं सदी में एंटर कर चुके हैं। 20वीं सदी के बाद आपको पता है कि 1905 के बाद 1905 के बाद या 1920वीं सदी की स्टार्टिंग से तुम्हारे पास यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन क्यों जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। अब धीरे धीरे आपको पता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो चुका था 1946 में, कितने में 1946 47 में, 1942 में भारत छोड़ आंदोलन के बाद 1947 में यहाँ पे हमारा देश आजाद हो चुका था। तो मतलब कि हम इस टाइम की और अब अग्रसर हो रहे हैं। तो हमको अब यही देखना है कि इन राष्ट्रीय आंदोलनों के बीच में किस प्रकार से उत्तराखंड ने यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई थी, किस प्रकार से यहाँ पे सहयोग किया था, वो हमको आज के लेक्चर में देखना है। तो इसमें थोड़ा सा हेडिंग डालो, आज उत्तराखंड में राजनीतिक जन जागृति। अब थोड़ा सा आप लोगों को पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे पहले यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे, गोरखा कौन थे, गोरखा थे। इनका यहाँ पे मैंने कहा था कि एक अत्याचारी शासन हुआ करता था। 10-15 सालों तक इन्होंने यहाँ पे हमारे गढ़वाल को पूरा लूटा था। यहाँ पे क्रूरता से यहाँ पे एक अत्याचारी शासन किया था। और इन्हीं के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं। और ब्रिटिश यहाँ पे मैंने कहा था एक अधिकारी जिसे हम कमिश्नर कहते हैं, क्या कहते हैं। और जो यहाँ पे एक हेनरी रैमजे, मैंने कहा था कि एक हेनरी रैमजे कमिश्नर हुआ करते थे जिसने कि यहाँ पे बहुत सारे सुधारवादी क्या करे यहाँ पे कार्य किए थे, जिसमें यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म हो गया, ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म हो गया। यहाँ पे चाहे तराई इम्प्रूवमेंट फंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि नालियों की वो की थी, कई सारे इन्होंने यहाँ पे सुधारवादी सामाजिक कार्य किए थे। इसलिए कहीं ना कहीं इन गोरखाओं की उस मतलब कि उनके इस क्रूर शासन से हमको ब्रिटिश शासन क्या लगा, इनसे बेटर लगा। इसलिए आपने देखा कि 1857 की क्रांति में भी कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड वासियों ने किसका साथ दिया होगा, ठीक है। वो हमने पूरा पढ़ लिया अगले लेक्चर में इससे पहले कि ये यहाँ पे 1857 की क्रांति किस प्रकार उत्तराखंड में असफल रहे, ठीक है। उसका मेन कारण क्या था कि गोरखाओं के क्रूर शासन से हमें ब्रिटिश शासन अच्छा लगा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखो, अब हमें यहाँ पढ़ने की अब राजनीतिक अभी तक हमारे देखो हमारे उत्तराखंड ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या है, एक पूरा का पूरा क्या है,
पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पे समाज है, यहाँ का जो पूरा का पूरा समाज है, वो सिर्फ़ तुम्हारे पास किस पे डिपेंड है? नेचर पे। किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है। पहले से ही हमारा पूरा का पूरा उत्तराखंड का समाज पूरा का पूरा तुम्हारे पास नेचर पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा है तो है नहीं कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री होगी या फिर कुछ ऐसा होगा, ठीक है? यहाँ पे कोई उद्योग होंगे, सिर्फ़ हम नेचर पे डिपेंड है। नेचर में तुम्हारे पास क्या-क्या है? जैसे पानी हो गया, क्या हो गया? पानी सबसे इम्पोर्टेंट वन हो गया, क्या हो गया? वन हो गया और सबसे यहाँ पे खेत क्या हो गया? खेत हो गया, ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों पे हम लोग डिपेंड है और इन्हीं से हम क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, चाहे अंग्रेज़ों को है, चाहे हमने गोरखों को लिया। तो यहाँ का समाज अभी तक सिर्फ़ क्या कर रहा था? अपने खेत में उत्पादन कर रहा था और यहाँ के राजा को जी हाँ, इस क्षेत्र में पर्टिकुलर क्षेत्र में यहाँ पे शासन कर रहा था, उसे हम क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। यहाँ के आदमी को और कोई मतलब नहीं है, उसको ये भी पता नहीं है कि भारत कोई देश है, क्या है? क्योंकि एजुकेशन भी कुछ है नहीं, धीरे-धीरे अब अंग्रेज़ लोग आ रहे हैं, रूढ़िवादी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रूढ़िवादी आडंबर ज़्यादा है, तुमको पता है, यहाँ पे पहले से ही है। तो यहाँ का समाज कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, तीनों के तीनों रूप से यहाँ पे क्या था? पिछड़ा हुआ था। इसलिए यहाँ पे राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए यहाँ पे अंग्रेज़ लोग उस टाइम पे एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, उनका नाम है बुद्धि बल्लभ पंत। क्या करते हैं? उनका नाम क्या है? बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत जी को यहाँ पे ये कार्य सौंपते हैं कि आपको कुल मिलाकर के कुमाऊँ के इस क्षेत्र में या इस कमिश्नरी क्षेत्र में आपको क्या करना है? राजनीतिक जागरूकता क्या लानी है? जागरूकता पैदा करनी है यहाँ के लोगों के बीच में। अब देखो, क्योंकि अब आप लोग देखोगे कोई क्षेत्र अगर राजनीतिक रूप से अगर पिछड़ा है तो वहाँ का विकास आपको पता है कि नाम मात्र क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखोगे कई गाँव होते हैं जहाँ जैसे सड़क नहीं गई, कुछ नहीं गई, मतलब कि वो लोग राजनीतिक रूप से क्या है? पिछड़े हुए हैं। उनको उतना नॉलेज नहीं है कि हाँ यार कि हमारे स्कूल में अब देखो आप लोगों को पता है कि जैसे गाँव में आपके गाँव में भी अगर कोई शिक्षित प्रधान है या क्षेत्र पंचायत है या जिला पंचायत है, तो सबसे पहले वहाँ के जो बुनियादी स्ट्रक्चर है क्या है? जो वहाँ का बुनियादी ढाँचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हारे पास क्या कहते हैं? जैसे सड़क हो गया, क्या हो गया? सड़क हो गया, जल की व्यवस्था हो गई, ठीक है? और बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो गई और एक तुम्हारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चिकित्सा की, किसकी? अब देखो ये 2-4 चीज़ें हमारे बुनियादी स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है? जो यहाँ पे बुनियादी ढाँचा है, किसी भी क्षेत्र का, ठीक है? तो वो लोग इस पे क्या करेंगे? काम कार्य करेंगे, जो तुम्हारा पढ़ा लिखा होगा, मतलब कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल रूप से क्या है? अवेयर है, क्या है? पॉलिटिकल रूप से अवेयर है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं था। वहाँ का जनमानस सिर्फ़ तुम्हारे पास एक क्या था? एक किसान था, क्या था? किसान प्रधान था और उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पे जब यहाँ पे एजुकेशन रिफ़ॉर्म यहाँ पे रैम जी द्वारा होता है, आप लोगों को पता है, नैनीताल में पूरा एजुकेशन का हब बनता है यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे शिक्षा विभाग की स्थापना भी होती है, जिसके इंस्पेक्टर मैंने कहा था कि बुद्धि बल्लभ पंत को नियुक्त करते हैं। तो इनको राजनीतिक जागरूकता के लिए यहाँ बुलाते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि बुद्धि बल्लभ पंत यहाँ पे क्या करते हैं? एक क्लब बनाते हैं, उसे कहते हैं डिबेटिंग क्लब। क्या कहते हैं? डिबेटिंग क्लब। अब देखो नाम से पता चला डिबेट करना, क्या करना? जैसे हम किसी चीज़ पे मुद्दे पे बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? डिबेट करना किसी चीज़ पे आप लोग देते होंगे तो उसे कहते हैं डिबेटिंग, क्या कहते हैं? और उसके लिए उन्होंने एक सभा बनाई, एक क्लब बनाया, उसे हम कहते हैं डिबेटिंग क्लब। ये इन्होंने बनाया था 1870 में, कितना था? 1871 में, किसमें था? 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा कुमाऊँ क्षेत्र में पहला एक राजनीतिक क्लब बनाया जाता है, जिसे हम डिबेटिंग क्लब कहते हैं। वो तुम्हारा कब इसकी स्थापना होती है? 1870 में होती है। ये तुम्हारे पास होती है अल्मोड़ा, कहाँ होती है? अल्मोड़ा में होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो, क्या होता है कि जैसे कोई पढ़े-लिखे लोग हैं, क्या है? कोई पढ़े शिक्षित लोगों का कोई वर्ग है, वो लोग क्या करते हैं कि कभी अपने एक मीटिंग बैठाते हैं और एक स वहाँ पे एक क्लब मतलब कि डिबेट करते हैं एक स्थान पर बैठ कर के और वहाँ पे अपने समाज में होने वाले कुरीतियों पर और या फिर कुछ भी चीज़ जिससे कि वहाँ का समाज क्या है, पीड़ित है, उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं और सरकार से उसकी क्या करते हैं कि उसकी माँग करते हैं कि भाई हमको इस चीज़ से मुक्त करो, ठीक है? तो इसमें इस क्लब में इसकी विशेषता ये थी कि इसमें राजनीतिक थोड़ा-थोड़ा क्या आने लगे इसमें, जागरूकता आने लगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि ह हर क्षेत्र से जैसे कोई भी अब जैसे ये अल्मोड़ा ही क्या है? अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा में तो ये डिबेटिंग चल रही है, लेकिन अल्मोड़ा से दूर सुदूर क्षेत्रों में जहाँ ना सड़क है, ना जल है, ना पानी है, वहाँ के लोग अभी भी अवेयर उतने ज़्यादा नहीं थे। तो वहाँ तक आज आप लोग देखते होंगे कि जैसे हमारे देश में कोई भी घटना हो रही है, ठीक है? देश क्या पूरे विदेश में कोई भी घटना हो रही है, तो आप लोगों को चंद सेकंडों में पता चल जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है तुम्हारे पास? सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि आज जितनी भी खबरें हमको है तत्काल मतलब कि समय टू समय हमारे पास टाइम टू टाइम तुम्हारे पास पहुँच जाती है। उसका सबसे एक इफ़ेक्ट है सोशल
मीडिया, चाहे आप यूट्यूब से देख लो और या फिर आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख लो, कहीं से भी देख लो, तो आपको कहीं न कहीं से न्यूज़ पता चल जाती है कि हाँ भाई, वहाँ पे ये राजनीतिक घटनाएँ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे तो सोशल मीडिया था नहीं, तो एक ही ज़रिया था, आप लोगों को पता है, वो तुम्हारे पास क्या था? वो आपके पास है न्यूज़पेपर, क्या था? अखबार, क्या था? अखबार था। मतलब कि जो सुदूर क्षेत्रों से जो लोग इस क्लब में या इस संगठन में डिबेट करने के लिए नहीं पहुँच पाते थे, उनके लिए यहाँ पे सबसे एक ही तुम्हारे पास क्या था, उन तक अपनी बात बात पहुँचाने का एक ही ज़रिया था तुम्हारे पास, क्या था? अखबार था। इसीलिए इसी डिबेटिंग क्लब के थ्रू मतलब कि यहाँ पे बात रखते हैं कि हम एक अखबार निकालेंगे और उसे कहते हैं अल्मोड़ा अखबार। क्या कहते हैं? अल्मोड़ा अखबार। ये भी तुम्हारे पास हिंदी भाषा का था अल्मोड़ा अखबार। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके जो तुम्हारे पहले संपादक थे, वो भी तुम्हारे पास कौन बन के आते हैं? बुद्धि बल्लभ पंत जी। क्लियर हो गया? यहाँ से 2-3 चीज़ें आ गई हैं, डिबेटिंग क्लब 1870 में और 1871 में। ये कब निकलता है? उसके अगले साल 1871 में यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार भी निकलता है, जिसको आपको पता है कि बुद्धि बल्लभ पंत इसका क्या करते हैं? संपादक करते हैं। देखो, इसको हमको जितने भी अखबार निकले हमारे, उसको हमने उत्तराखंड की पत्रकारिता के अंतर्गत पूरा का पूरा वहाँ पे एनालाइज़ कर रहे हैं कि कौन-कौन से अखबार निकले, कौन स्वतंत्रता के समय पे निकले थे, कौन यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के समय निकले थे, कौन यहाँ पे कब निकले थे, वो सारा हमको देखना है। लेकिन इसमें हमको राजनैतिक जन जागृति की उसमें हमको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि इसमें कौन-कौन से अखबार निकले हैं, ठीक है? और आप लोगों को पता है कि 1913 में यहाँ पे एक सबसे महान 1913 में एक सबसे महान तुम्हारे पास यहाँ एक राजनेता आते हैं, उनका नाम तुम्हारे पास है बीडी पांडे। क्या है? बद्रीदत्त पांडे। देखो इनकी एंट्री कैसे होती है, अभी बताएँगे आपको। तो बद्रीदत्त पांडे 1913 में इस अल्मोड़ा अखबार के संपादक बन जाते हैं और 1918 में आप लोगों को पता है कि 1918 में ये अखबार तुम्हारे पास क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है? तो इसकी कहानी ये था कि 1870 से लेकर 1818 तक हमको इसको पढ़ना है। इसके बीच में जितने भी इसके संपादक होते हैं, उसको हम पत्रकारिता के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से देखो जन जागृति धीरे-धीरे कैसे स्टार्ट होती है। अब 1870 में यहाँ पे डिबेटिंग क्लब बन गया, जो कुछ हुआ था, थोड़ा बहुत मतलब कि लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए। क्या हो गए? जागरूक हो गए। अब आप लोगों को पता है कि 1885 में कितने में? धीरे-धीरे देखो 1885 में। 1885 में आपको पता है कि 25 दिसंबर 1815 1885 में कितने में? 25 दिसंबर 1885 एक ऐतिहासिक समय था, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में क्या होती है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि हमारे देश के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 25 दिसंबर 1815 को होती है। और सबसे पहले इसके पीछे कोई न कोई रीज़न होगा। इसे मतलब कि क्या रही होगी कि अंग्रेज़ों को राष्ट्रीय कांग्रेस को मान्यता देनी पड़ी या इसकी स्थापना करनी पड़ी। आपको पता है कि इसकी स्थापना भी एक अंग्रेज़ अधिकारी ने किया था, उसका नाम क्या था? ए.ओ. होम क्या था? ए.ओ. ह्यूम, ठीक है? ए.ओ. ह्यूम था, क्या था? ए.ओ. ह्यूम था। अब ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में जो तुम्हारा राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब इसके पीछे सबसे मेन कारण क्या था? अब आप लोग इसको एक चीज़ ढंग से देखना। मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उससे पहले थोड़ा उसका हमें क्या पता होना चाहिए, इतिहास पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि 1880 से लेकर 1870 से लेकर 1880 तक ये इस दशक में आप लोगों को पता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत सारे दमनकारी या नीतियाँ लाते हैं, ठीक है? जो तुम्हारे पास ब्रिटिश लोग थे, हमारे इंडिया में तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे क्या लाते हैं यहाँ पे दमनकारी नीतियाँ लाते हैं, जिसमें से कि 2-3 सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा-सा आप देख लो। 1878 में आपको पता है कि एक एक्ट आता है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं वर्नाक्युलर एक्ट। क्या कहते हैं? वर्नाक्युलर वर्नाक्युलर एक्ट आता है। 1878 में क्या आता है तुम्हारे पास? एक वर्नाक्युलर एक्ट आता है और इस एक्ट में क्या था तुम्हारे पास? इस एक्ट में ये लिखा गया था कि जो भी स्वदेशी भाषा में मतलब कि यहाँ की जो तुम्हारे पास देशी भाषा क्या है? देशी भाषा में लिखे जाने वाले जितने भी क्या है तुम्हारे पास अखबार क्या है? जितने भी न्यूज़पेपर हमारे देशी में, चाहे तुम्हारे पास बांग्ला भाषा में, चाहे तुम्हारे पास हिंदी में, चाहे उर्दू में, मतलब कि जो यहाँ का आम जो जनमानस था वो उसको पढ़ सकता था, तो उन अखबार देशी भाषा में लिखने जाने वाले अखबारों पर इन्होंने क्या कर दिया? बैन लगा दिया। इन अंग्रेज़ों ने इस एक्ट के तहत यहाँ पे कर दिया, इस पे क्या कर दिया? बैन लगा दिया। बशर्ते 1882 में कितने में? 1882 में लॉर्ड रिपन ने किसने? लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को तुम्हारे पास क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ठीक है?
तो ये ऐसा एटार देखो अब आप लोग उस टाइम उनको पता था भाई कि अगर देखो अगर कोई संपादक अपने न्यूज़पेपर में अंग्रेज़ों के द्वारा जो तुम्हारे पास नीतियाँ ला रही है, उनका विरोध हो रहा है, जनता तक उनकी बातों को पहुँचाया जा रहा है, उसी पे उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे बैन लगा दिया। जो भी उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, उनको उन्होंने क्या कर दिया पूरा बंद कर दिया, ठीक है? तो इसलिए 1882 में रिपन इसको बंद कर दिया। तो मतलब कि ये भी एक प्रकार से क्या है, यहाँ के जो लोग थे, उनको उनका मतलब कि कुल शोषण करना क्या कर रहे हैं, उनका पूर्ण रूप से शोषण करना इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और एक आपको पता है कि 1883 में कितने में 1883 में तुम्हारे पास एक एक्ट आता है यहाँ पे और वो तुम्हारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारे पास कौन है? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो थोड़ा आप ढंग से ना 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यहाँ पे एक बिल आता है, उसे हम कह रहे हैं इल्बर्ट बिल कहते हैं। और इस इल्बर्ट बिल में क्या लिखा हुआ था कि जितने भी क्या है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास भारतीय जज है, क्या है, भारतीय जज हैं, वो तुम्हारे पास जो क्रिमिनल केसेस, ठीक है, मैंने कहा था कि दो केस होते हैं, एक तुम्हारे पास होता है दीवानी, क्या होता है दीवानी, एक होता है तुम्हारे पास फौजदारी होता है, फौजदारी, ठीक है। अब दीवानी में तो आपको पता है कि जमीन हो गया, जमीन जायदाद हो गया, ठीक है, कागजादी कार्रवाई हो गई। फौजदारी में आप लोगों को पता है जिसमें तुम्हारे पास क्या होता है जिसमें लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ है मतलब। तो जो तुम्हारे पास क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें ये केस हुआ था कि जैसे अगर कोई जैसे कोई अंग्रेजी है, कि कौन है? जैसे कोई ब्रिटिश नागरिक है, ठीक है, कोई अंग्रेज अधिकारी है या कोई नागरिक है, उसने अगर कोई क्रिमिनल क्या कर दिया क्राइम कर दिया है, तो उसके केस में जो तुम्हारे पास सुनवाई करेगा, वो तुम्हारे पास भारतीय जज, हाँ, उस केस में भारतीय जज को ये पावर नहीं थी कि उसको तुम्हारे पास क्या कर सके, सजा सुनवा सके, ये तुम्हारे पास अधिकार नहीं था, ठीक है। तो 1800 जो तुम्हारे पास 1883 में जो इल्बर्ट बिल आता है रिपन के टाइम पे, उसमें ये उस इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि जो भी भारतीय जज होंगे, चाहे वरिष्ठ हैं चाहे कनिष्ठ हैं, ठीक है, वो भी तुम्हारे पास इन क्रिमिनल केसेस में तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, अपनी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो कहीं न कहीं ये भारतीयों के लिए एक अच्छी बात थी। क्यों थी? क्योंकि मतलब अब आप खुद देखो कि एक अगर अंग्रेज़ नागरिक अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो उसके लिए उसके जो तुम्हारे पास जज हैं, वो तुम्हारे पास कौन है? ब्रिटिश कौन है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे न्याय असमानता क्या हो रही है? न्याय समानता का उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है? न्यायिक समानता जैसे आप लोगों को पता है कि आज हमारे पास मूलाधिकार है, न्यायिक समानता का अधिकार है ना हमारे पास, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि आप काले हो या गोरे हो, आप इंडियन हो, सबके लिए कानून क्या है? समान है, ठीक है? तो उस टाइम पे ये हो गया था, तो इसीलिए इनका जो तुम्हारे पास ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इस बिल का तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था? विरोध किया था। इसलिए जितने भी भारतीय तुम्हारे पास जो राजनेता थे, उन्होंने इस इल्बर्ट बिल का क्या था यहाँ पे पूर्ण सहयोग किया। तो जब 1883 में कितने में? 1883 में याद रखना आपको कि जब ये इल्बर्ट बिल आया था, तो उस इल्बर्ट बिल किसके लिए? इल्बर्ट बिल के लिए, उस इल्बर्ट बिल के सहयोग के लिए, उस इल्बर्ट बिल के हाँ, उसके सहयोग या उसके समर्थन के लिए यहाँ पे एक सभा बुलाई गई। क्या बुलाई गई? हाँ, सभा बुलाई गई और वो तुम्हारे पास कहाँ बुलाई गई? अल्मोड़ा में बुलाई गई थी और इसकी तुम्हारे पास किसने किया था? बुद्धि बल्लभ, हाँ, तो बुद्धि बल्लभ पंत ने इस सभा में इस बिल का समर्थन किया था। तो इन्होंने अपनी एक सभा बैठाई थी और उस सभा में इन्होंने कहा था कि क्या करेंगे हम, एक सभा बैठाई अपनी और उस बिल का तुम्हारे पास क्या किया इन्होंने सहयोग किया, क्या किया? समर्थन किया। तो इसमें जो तुम्हारे पास अल्मोड़ा में होने वाले 1883 की जो सभा थी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कुमाऊँ या उत्तराखंड में या कुमाऊँ में होने वाली पहली राजनैतिक सभा, क्या कौन सी है? उत्तराखंड में होने वाली पहली राजनैतिक सभा थी और वो किस में थी? इल्बर्ट बिल के समर्थन में थी, जिसकी अध्यक्षता बुद्धिवाला पंत ने की थी। ठीक हो गया 1883 में, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास हम बात करते कांग्रेस की बात, क्या बात करते? कांग्रेस की बात करते, ठीक है। अब इसमें कांग्रेस बात क्यों करते? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो तुम्हारे पास ये एयू होम थे, एयू होम तुम्हारे पास एक क्या थे? रिटायर के थे, एक रिटायर कर्मचारी थे, क्या थे? एक रिटायर कर्मचारी थे, सेवानिवृत्त कर्मचारी थे ब्रिटिश सरकार के। और इनके ही कहने पर तुम्हारे पास यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। तो यहाँ पे मैंने कहा ये इसके पीछे इसका केस मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस दशक में जो तुम्हारे पास ब्रिटिश सरकार थी, उनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पे इस प्रकार के दमनकारी नीतियाँ यहाँ पे लागू की गई थी और कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को पता था कि कहीं न कहीं क्या करेंगे, भारतीय क्या करेंगे इसका विरोध करेंगे। अब विरोध उनको ये लगा कि ये विरोध इनको याद आ गई 1857 की क्रांति, 1857 की
उसमें आप लोगों ने देखो किस प्रकार से दौड़ा-दौड़ा करके किसको अंग्रेज़ों को इन्होंने यहाँ पे मारा था हमारे लोगों ने 1857 की क्रांति से कहीं न कहीं ब्रिटिश लोग क्या हुआ करते थे, डरे हुए थे, ठीक है? तो उनको लगा था कि 1857 की क्रांति दोबारा ना दोहराई जाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, एक संगठन बनाया जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने ये कहा कि देखो, आप लोग कहीं भी क्या मत करो, आप जैसे कोई विरोध यहाँ कर दे रहा, कोई यहाँ कर दे रहा, तो उस टाइम पे तो हमारे पास कोई संगठन था नहीं, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे लोग पढ़े-लिखे हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को कहीं पे यहाँ पे अहिंसा नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है? हिंसात्मक रूप से नहीं करना है। आप लोग जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, आप अपना एक संगठन बनाओ, जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, कोई इधर से आया, कोई उधर से आ गया, तो वहाँ पे जितने भी नीतियाँ क्या आ रही है, जितनी भी तुम्हारे पास क्या आ रही है, नीतियाँ आती है। अब अगर कोई नीतियाँ अगर हम लाते हैं, अंग्रेज़ लोग कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसी नीतियाँ लाते हैं, जिससे कि आप लोगों को, आपके समाज को कोई दिक्कत परे या परेशानी होती है, तो आप लोग 1857 की जैसे क्रांति मतलब कि ऐसे क्रांति मत करना, बल्कि आप लोग एक संगठन रूप से, एक मतलब कि लीगल तरीके से लेके, एक लीगल या जिसे हम संवैधानिक रूप से किसे संवैधानिक तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी क्या करेंगे यहाँ पे हेल्प करेंगे, क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को यही देखना है कि यहाँ पे 1885 में यहाँ पे क्या हो जाती है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। फिर आप लोगों को पता है कि अधिवेशन होते हैं, ठीक है? अधिवेशन क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें मुद्दे रखते हैं, क्या रखते हैं? मुद्दे रखते हैं कि भाई हाँ, ऐसा होना चाहिए या फिर ये नीतियाँ होनी चाहिए। अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई बात रखनी है, कोई कुछ करना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा ही होती है। वो क्यों होती है, मैंने बता दिया कि जिससे कि 1857 की क्रांति दोहराए ना जाए, ठीक है? अब जब यहाँ पे ये केस हो गया था, ठीक है? कौन सा केस हो गया था? 1885 का। तो अब आपको देखना है कि किस प्रकार से कुमाऊँ में भी कुमाऊँ कांग्रेस की यहाँ पे क्या होती है? स्थापना होती है। किस प्रकार यहाँ के जो पढ़े-लिखे लोग थे, यहाँ पे जो यहाँ के जो राजनेता थे, वो किस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनसे हमारे उत्तराखंड के राजनेता भी इनसे मिलते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जन जागृति शुरू होती है, ठीक है? तो इसमें हमने ये देखा कि 1850 में यहाँ पे क्या-क्या हुआ था। अब थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अब का समय अब 20वीं सदी के बाद देखना है कि उत्तराखंड में क्या-क्या हुआ, ठीक है? इतना आपको देखना है यहाँ पे कांग्रेस की भी यहाँ पे क्या हो गई? स्थापना हो गई है। और यहाँ पे 1883 में पहली राजनैतिक सभा भी बुलाई गई थी। वो तुम्हारे पास एल्बर्ट बिल के सहयोग में कराई गई थी, बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। अब यहाँ पे जो है देखो, अब यहाँ पे हमारा 20वीं सदी कौन सी सदी चली है? अब हमारे पास 20वीं सदी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोगों को यहाँ पे बहुत एक छोटी-सी चीज़ है, याद रखना है। मैंने कहा था कि सबसे यहाँ पे कौन थे? गोरखा थे, कौन थे? ये आए थे 1790 से लगा लो आप 1814 चलो 15 ले लिया, ले लिया? 1815 यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया और 1815 से लेकर अब तक तुम्हारे पास कौन कर रहे हैं यहाँ पे? ब्रिटिश कर रहे हैं। अभी तक देखो, ढंग से देखो, अभी तक जितने भी हमारे उत्तराखंड की पब्लिक है, क्या है? उत्तराखंड की पब्लिक थी, उन्होंने मतलब कि गोरखाओं के इस क्रूर शासन को देखा था। क्या कहा मैंने? अभी तक जो 18वीं जो तुम्हारे पास कौन सी सदी है? 19वीं सदी कौन सी है? 19वीं सदी थी। 19वीं सदी बोले तो 1800 के बाद 1800 के बाद 1801, 1850, 1860 जो भी है। 19वीं सदी के लोग जितने भी थे, उन्होंने गोरखाओं के इस क्रूर शासन को देखा हुआ था, इसलिए वो कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन के फेवर में थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन अब हमारे पास कौन सी सदी चली है? 20वीं सदी कौन चली है? 20वीं सदी हमारी आ चुकी है। अब 1900 स्टार्ट हो गया है। अब 1700 भी नहीं है, 1800 भी नहीं है। अब जो 20वीं सदी के जो भी तुम्हारे पास यूथ होंगे, जो भी हमारे यहाँ पास पब्लिक होगी, उन्होंने इन गोरखाओं की नीतियों को नहीं देखा था, सिर्फ सुना था। क्या था? सिर्फ सुना था कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। और लेकिन वो उनका डायरेक्ट तुम्हारे पास पाला किससे पड़ गया? ब्रिटिश से। किससे पड़ गया? ब्रिटिश से पर। इसलिए ब्रिटिश की जितने भी नीतियाँ लाएगी, उनको ठीक नहीं लगेगी, इसलिए वो कहीं न कहीं अब ब्रिटिश शासन के क्या होंगे? ब्रिटिश के विरुद्ध होंगे। क्या होंगे? हाँ, तो 19वीं सदी के बाद अब थोड़ा-सा हमारे उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार से अपना रुख चेंज कर दिया है। क्यों कर दिया है? उसका सबसे मेन रीज़न क्या है कि एक पीढ़ी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, जो गोरखाओं के टाइम से चल रही थी, समकालीन चल रही थी, जिन्होंने देखा हुआ था उन चीज़ों को। अब वो चीज़ उनके केस में नहीं होगा, अब उनका केस क्या होगा? अलग होगा। ये कहीं न कहीं अब किसके खिलाफ चलेंगे? ब्रिटिश के खिलाफ चलेंगे। मतलब कि अब 20वीं सदी के बाद हमारे पूरे के पूरे उत्तराखंड किसमें? उत्तराखंड में तुम्हारे पास राजनैतिक जागृति तुम्हारे पास क्यों जाएगी? राजनीतिक जागृति स्टार्ट हो जाएगी।
कि इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब किस प्रकार से होती है उसको ढंग से देना है। अब आप लोगों को पता है कि हमारा उत्तराखंड इतना बड़ा क्षेत्र था, क्योंकि अब देखो यहाँ तो हमको पढ़ना है नहीं कहाँ पे, टिहरी क्यों? टिहरी में जितने भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती है, मैंने कहा था कि जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास किसकी एंट्री होती है, सिरदेव सुमन किसकी होती है? सिरदेव सुमन की एंट्री होती है। किस प्रकार लास्ट में मैंने कहा था कि टिहरी का भारत में विलय हो जाता है, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं कुमाऊं कमिश्नर, क्या पढ़ रहे हैं? कमिश्नरी। अब कमिश्नर में कहा था यहाँ पे दो जिले थे, कितने जिले थे? दो जिले थे, एक तुम्हारे पास गढ़वाल था, एक तुम्हारा कुमाऊं था, क्या था? कुमाऊं था। तो इसलिए हमको गढ़वाल को अलग पढ़ना है और कुमाऊं को अलग पढ़ना है। जो जन जागृति थी वो हमारे पास कुमाऊं के केस में अलग होगी और गढ़वाल के केस में अलग होगी। तो थोड़ा सा पहले गढ़वाल का दे लो, किसमें दे लो? हाँ, गढ़वाल में राजनीतिक जागृति की शुरुआत की शुरू अब कैसे देखो, सबसे पहले क्या होती है, अब यहाँ तक समाज जैसे चल रहा वैसे चल रहा है, लेकिन अब लोग क्या हो गए, थोड़ा-थोड़ा सा लोग क्या हो गए यहाँ पे पढ़े लिखे हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे 19-20वीं सदी के प्रारंभ में, मतलब कि 20वीं सदी स्टार्ट हो गई। इसमें आप लोगों को जैसे आप लोग स्टार्टिंग पढ़ते हैं ना, थोड़े यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार ये 20वीं सदी है, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो, ठीक है? मतलब जो मैंने कहा इतनी सदी चली तो उससे पहले चलना है। जैसे मैंने कहा कि 20वीं कितनी चली है? मैंने कहा कि 20वीं सदी चल रही है, ठीक है? कौन सी सदी चल रही है? 20वीं सदी कह रहा इसका मतलब इसमें से एक माइनस कर दो, 19 कितना हो गया? मतलब कि 1900 से शुरू करना है आपको, 1900, 1901, 1902, 1903, ठीक है? तो मतलब 19 आ रहा है, मतलब कौन सी सदी चली है? 20वीं सदी चली है। ऐसा क्यों? तो देखो, जैसे मैंने कहा कोई भी टाइम स्टार्ट हुआ तो तुम्हारे पास कब से होगा? 0 से। कब से होगा? 0 से। 0 से तुम्हारे पास 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल होंगे? 100 साल। कितने साल हुए? मतलब कि 0 से लेकर 100 साल तक आपको पता है कि 100 साल पूरे होने पे 1 शताब्दी पूरी होती है। क्या होती है? 1 सदी पूरी हुई। कितनी होगी? 1 सदी हमारे पास की हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन 1 सदी में हमारा क्या चल रहा है? 101 थोड़ी चल रहा है। 1 सदी में हमारा क्या चल रहा है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चल रहा है। मतलब इससे एक पहले, इससे अब जब हमारा 101 शुरू हो जाएगा, 100 के बाद क्या आएगा? 101, फिर क्या आएगा? 102 आएगा, 103 आएगा। जैसे हमारा क्या चलेगा? 200 कितना होगा? फिर यहाँ पे इसके बीच 1 सेंचुरी पूरी हो गई। तो क्या चल रहा है? दूसरी सदी कौन चल रही है? दूसरी सदी, क्योंकि पहली सदी यहाँ खत्म हो गई। अब तुम्हारे पास कौन सी चली है? दूसरी सदी में 101, 102 आ रहा, ना कि 201, 202 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं 20वीं सदी कह रहा हूँ तो 20वीं सदी का मतलब कि 1901, 1902। आज के डेट में अगर प्रेजेंट टाइम पे मैं कौन सी सदी चली है तो 21वीं कौन चली है? क्यों? क्योंकि हम क्या चले 2000 में, कितने चले? 2001, 2002, 2022, ठीक है? तो अभी हमारे पास कौन सी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। और हम बात करें अभी एक 20वीं सदी की, आज से 100 साल पहले की, ठीक है? इससे पहले की सदी की। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, जब अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यही चीज़ देखनी है कि सबसे पहले गढ़वाल में जो राजनीतिक जन जागृति थी, राजनीतिक जो वहाँ पे शुरुआत हो रही थी, वो एक क्लब से होती है। किस होती है? एक संगठन से होती है। और उस समय क्या कहते हैं? गढ़वाल यूनियन, क्या कहते हैं? उसकी स्थापना होती है सन 1901 में। तो इसमें लिख दो कि गढ़वाल में सबसे पहले जो राजनीतिक संगठन था वो तुम्हारे पास कब बनता है? 1901 में बनता है, जिसे हम कहते हैं गढ़वाल यूनियन, कहते हैं गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में होती है। और इसे हम गढ़वा क्या कहते हैं? गढ़वाल हितकारिणी सभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हितकारिणी, ये एक ही है, ठीक है? गढ़वाल हितकारिणी सभा आएगा, चाहे तुम्हारे पास गढ़वाल यूनियन आएगा। इसकी स्थापना 1901 में होती है और ये तुम्हारे पास कहाँ पे होती है? अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि गढ़वाल में जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी राजनीतिक गतिविधियां होगी, उसका सेंटर तुम्हारे पास कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ है? इसको हम सिर्फ दुश्मन के टाइम पे भी जान चुके हैं। क्यों है? क्योंकि टीरी वाला तो अपने विरुद्ध जाना नहीं देगा। टीरी के विरुद्ध जाना मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाना, अंग्रेजों के विरुद्ध जाना मतलब कि टीरी रियासत के। तो इसलिए हम ऐसा स्थान चुनेंगे मतलब कि जहाँ पे टीरी रियासत का क्या नहीं है, क्षेत्र नहीं है। तो वो तुम्हारे पास कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। तो 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना तुम्हारे पास कहाँ होती है? देहरादून के अंतर्गत होती है। इसमें वही है, इसमें तुम्हारे पास क्या है? पढ़े लिखे लोग क्या है? पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन है जो कि ये जान चुके हैं कि अंग्रेज तुम्हारे पास कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। इसलिए उस चीज में लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई तुम एजुकेशन में काम करो। मतलब कि एक, जैसे यहाँ पे तुमको पता है कि एक तुम्हारे पास कुली प्रथा कौन सी है? कुली बेगार प्रथा यहाँ पे चल रही थी, ठीक है? मतलब कि बिना श्रम, मतलब कि ऐसा श्रम करना जिसमें कि वेतन नहीं देना, ठीक है? उस समय कहते हैं बेगारी, क्या कहते हैं? बेगारी कहते हैं। जैसे कुली बेगारी हो गया, ठीक है? यहाँ पे जंगलात कानून सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास क्या है? जंगलात कानून हो गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास मेन मुद्दे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो फिर तुम्हारे पास दूसरा संगठन गढ़वाल के अंतर्गत पड़ता है, वो तुम्हारे पास कब बनता है? 1904 में। 1904 में, सन 1904 के अंतर्गत टिहरी में सरोला सभा की, किसकी?
सरोला सभा की स्थापना होती है। सरोला सभा की स्थापना होती है और इसके संस्थापक तुम्हारे पास कौन थे? ये तो सबको पता है कि तारादत्त गेरोला जी थे। इसको आप ढंग से याद रखना कि 1904 के अंतर्गत तुम्हारे पास सरोला सभा की स्थापना होती है, टिहरी में होती है और तुम्हारे पास कौन करते हैं? तारादत्त गेरुला। अब देखो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? सामाजिक चलाने के लिए, जागृति लाने के लिए, ठीक है? क्योंकि समाज को भी कोई पता नहीं चला कि क्या हो रहा है और समाज आज हमारे मतलब कि जो भी पब्लिक है, जितने भी लोग थे, उन्हें सिर्फ़ ये था कि हम ये कर रहे हैं। अभी भी आप लोग देखते होंगे, जैसे हमारे गाँव है, हमारे पास गाँव है, ठीक है? गाँव में अभी भी आप लोग देखेंगे कि जो हमारे मम्मी-पापा हैं, दादा-दादी हैं, जितने भी हमारे गाँव के लोग हैं, वो सिर्फ़ लगे हैं श्रम करने में। किसमें लगे हैं? बस अपना कोई खेती-बाड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब आप लोग जैसे आप लोगों के गाँव में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ कोई क्या नहीं है? डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है? तो मतलब कि लोग इतने अवेयर नहीं है, ठीक है? लोगों को इतना मालूम नहीं है क्या हाँ, कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएँगे, ठीक है? इतना उनको ऐसा कोई नीति पता नहीं कि भाई हाँ, सरकार कोई नीतियाँ ला रही है, ठीक है? जैसे कई नीतियाँ ऐसी होती है कि जो कि मतलब कि जनमानस तक पता नहीं चल पाती है, ठीक है? मतलब कि कहीं न कहीं वो पॉलिटिकल रूप से अवेयर नहीं है। तो इसीलिए ये लोग अपने-अपने संगठन बनाते हैं। अब ये आप लोग पता होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास सरोला सभा है, ये एक जातीय रूप से पहली सभा है, जातीय रूप से मतलब कि सिर्फ़ तुम्हारे पास किसकी थी? सरोला ब्राह्मणों की, किसकी थी? 16 ब्राह्मणों थे क्योंकि उस टाइम का जो ब्राह्मणवाद था, उस टाइम का जो समय था 16 लोग थे, वो कहीं न कहीं एक तुम्हारे पास क्या थे मतलब कि आडंबरवाद क्या थे? आडंबरवाद में रूढ़िवादी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रूढ़िवादी। तो ताराचंद गहलोत ने यही कहा कि तुम रूढ़िवादी मत बनो, मतलब कि अपने किस पे आप ध्यान दो? एजुकेशन पे किसे दो? एजुकेशन पर क्या दो? ध्यान दो। मतलब कि ये जातिवाद को थोड़ा-सा कम कर दो, मतलब कि धीरे-धीरे जागरूकता सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम तुम्हारे पास किसने किया? तारादत्त गहलोत ने किया। तीसरी सभा आपकी बनती है 1907 में, कब बनती है? 1900 हाँ, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1907 के अंतर्गत कोटद्वार में गोरक्षणी सभा क्या बनती है? गोरक्षिणी सभा की स्थापना होती है, वो तुम्हारे पास कहाँ होती है? कोटद्वार के अंतर्गत होती है। कोटद्वार के अंतर्गत होती है और आप लोगों को इसमें एक याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट धनीराम मिश्र जी द्वारा, किस द्वारा? धनीराम मिश्र जी के द्वारा, ठीक है? अब मतलब कि अब हम जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी या फिर गोरखा पढ़े, चाहे कुछ पढ़े, सिर्फ़ हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो वहाँ का शासक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब लोग धीरे-धीरे एक मतलब कि जो तुम्हारे पास क्या है, आम जनमानुस है, वो भी अपना संगठन बना रहा है क्योंकि वो कहीं न कहीं पढ़ा-लिखा हो गया। क्या हो गया? कहीं शिक्षित लोग हो गए, तो इसमें ये तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं, तुम्हारे पास ताराचंद गहलोत है, ठीक है? चाहे तुम्हारे पास कौन है? धनीराम मिश्र है, चाहे तुम्हारे पास बुद्धि बल्लभ पंत है, ठीक है? तो धनीराम मिश्र के द्वारा कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की क्या होती है यहाँ पे स्थापना होती है। इसमें ये था कि तुम्हारे पास गो हत्या के विरोध में, किसमें? गो हत्या का के विरोध में, ठीक है? मतलब कि एक प्रकार से एक धार्मिक रूप से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में गाय का कितना महत्व है, ठीक है? तो उन्होंने दिखाया कि लोग मतलब क्या करें, गाय की तुम्हारे पास क्या हो रही है यहाँ पे हत्याएँ हो रही है, ठीक है? तो उससे लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे गोरक्षणी सभा की स्थापना धनीराम मिश्र के द्वारा कोटद्वार में होती है। इसमें थोड़ा एक चीज़ जो तुम्हारा धनीराम मिश्र थे, एक जो कोटद्वार से पहले एक क्षेत्र पड़ता है दुगड्डा, तो दुगड्डा क्षेत्र को बसाने का भी काम तुम्हारे पास किसको जाता है? धनीराम मिस्र को जाते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको, इसमें 1907 के अंतर्गत ही एक और यहाँ पे सभा बनती है, उसे कहते हैं भातृमंडल। क्या कहते हैं? भातृमंडल। भातृमंडल की स्थापना भी 1907 के अंतर्गत होती है और वो तुम्हारे पास होती है लखनऊ में। कहाँ होती है? लखनऊ में होती है और वो तुम्हारे पास कौन करते हैं? उसकी एक चीज़ आपको याद रखना है, मथुरा प्रसाद नैथानी जी करते हैं। कौन करते हैं? मथुरा प्रसाद नैथानी जी करते हैं, ठीक है? कहाँ करते हैं? लखनऊ के अंतर्गत भातृमंडल की एक स्थापना, मतलब भात देखो नाम से लग रहा है कि मतलब क्या है? भातृमंडल, ठीक है? हम सब लोग जुड़ के हमारे पास क्या करना है? अपने सामाजिक कुरीतियों को यहाँ पे सुधारना है, ठीक है? तो मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा होती है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1908 में इसका पहला क्या होता है? अधिवेशन होता है, ठीक है? पहला, ठीक है? अधिवेशन का मतलब वही, ठीक है? मीटिंग टाइप है, ठीक है? जैसे अधिवेशन, जैसे आप लोग देखते हो कि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है? तो जब वो सभा की संबोधित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिवेशन कहते हैं, जिसमें कि सारे मतलब कि गाँव-गाँव से ही फिर मतलब कि हर क्षेत्र से व्यक्ति पहुँचते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए, ठीक है? तो 1908 में इस भातृमंडल का पहला अधिवेशन तुम्हारे पास कहाँ होता है? कोटद्वार में होता है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोटद्वार के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कोई और करते हैं, अध्यक्षता, और इसकी अध्यक्षता 1908 में करते हैं आपके कुलानंद बरतवाल जी। ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है? 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको।
कि सबसे पहले भातृमंडल की स्थापना कहाँ होती है? लखनऊ के अंतर्गत होती है, मथुरा प्रसाद नेताने जी के द्वारा होती है और इसी भातृमंडल का पहला अधिवेशन 1908 के अंतर्गत कहाँ होता है? कोटद्वार के अंतर्गत होता है, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बरतवाल ने की थी। ठीक हो गया। और इसी के अंतर्गत आपको एक 2 चीज़ और पढ़नी है। 1914 में 1913 में किसमें? 1913 में तुम्हारे पास क्या होता है? एकता सम्मेलन होता है यहाँ पे। एकता आप लोगों को थोड़ा-सा याद रखना है कि एकता सम्मेलन तुम्हारे पास ये होता है तुम्हारे पास दुगड्डा में कहाँ होता है? दुगड्डा के अंतर्गत एक एकता सम्मेलन होता है और इस एकता सम्मेलन में याद रखना आपको कि जितने भी ये सभाएँ बन रही है, ठीक है? अब आप लोग देख रहे हो कि जितनी भी सभा बन रही है, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं किसी का सबका एक ही मत है, ठीक है? जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे पास भातृमंडल है, चाहे गुरुकुल सभा है, चाहे सुलभ सभा है, चाहे हमारे पास गढ़वाल यूनियन है, उन सब का मतलब कि मत कह सकते हैं हम या उनकी सबकी विचारधारा क्या है? एक ही है, इसलिए उन सबको यहाँ पे तुम्हारे पास क्या करते हैं, नाम में से लग रहा है कि एकता, मतलब कि उन सबको क्या करना है यहाँ पे, उन सबका समावेश एक ही उसमें करना है, एक ही संगठन में करना है, जो कि हमारे 1913 के सम्मेलन में होता है और उसे हम कौन-सा नाम देते हैं? गढ़वाल सभा, क्या देते हैं? गढ़वाल सभा। इसमें आप लोग यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? गढ़वाल सभा गढ़वाल हितकार्य सभा अलग है, गढ़वाल सभा अलग है। तो गढ़वाल के अंतर्गत होने वाले विभिन्न अभी देखो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं गढ़वाल के अंतर्गत। अभी हमें सिर्फ़ देखना है कि जो ये कौन-सी वाली सदी है? 20वीं सदी की जो स्टार्टिंग में किसमें है? इस 20वीं सदी की जो स्टार्टिंग में है, उसमें हमने देखना कि किस प्रकार से धीरे-धीरे अब हमारा जो गढ़वाल है, वो एक आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है। किस प्रकार उन पे पॉलिटिकल अवेयरनेस उत्पन्न हो रही है, राजनीतिक यहाँ पे जागृति स्टार्ट हो रही है। वो कैसे हो रही है? संगठन बना-बना करके अब ये लोग धीरे-धीरे कहाँ जुड़ेंगे? कुमाऊँ से जुड़ेंगे। अब कुमाऊँ तो आपको पता है कहीं न कहीं पूरे के पूरे नेशनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है? वो हम कुमाऊँ में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि कुमाऊँ में राजनीतिक जनजागृति जिसमें हमने 2-3 यहाँ पे सभाएँ देखी। सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास गढ़वाल यूनियन, सरला सभा, गोरक्षणी सभा और भातृमंडल और एकता सम्मेलन जिसमें कि सबका मर्ज कर दिया गया। जितने संगठन थे सबका मर्ज कर लिया क्योंकि कहा गया बस हम सबका मत एक ही है, एक ही हमारा वो है, आंदोलन एक ही है, इसलिए हम इसे कहते हैं गढ़वाल सभा। क्या कहते हैं? गढ़वाल सभा कहते हैं। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि यहाँ पे कुमाऊँ में किसमें? कुमाऊँ में राजनीतिक गतिविधियाँ क्या-क्या हो रही है, अब हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से अब कुमाऊँ हो रही है क्योंकि गढ़वाल में हमने देख लिया। अब कुमाऊँ में हमको देखना है कि अब यहाँ पे तो इम्पोर्ट हमने देख लिया तारा गैरोला जो है, धनीराम मिश्र जी हो गए, ठीक है? वहाँ पे हम सुनेंगे फिर हरगोविंद पंत, फिर बुद्धि बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है? बद्रीधर पांडे, किस प्रकार से उनका यहाँ पे योगदान होता है हमारे कुमाऊँ के अंतर्गत, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर कहीं पे आपको डाउट क्लियर होता है, पहले भी कह चुका हूँ अगर आपको कहीं पे डाउट क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए आज के लिए जय हिंद।